नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं साहित्य का इतिहास। देखिए बेटा, जो काव्य शास्त्र से संबंधित बिंदु थे, काव्य शास्त्र से संबंधित जो भी आपके टॉपिक थे वो पूरे हो गए हैं और अब अपन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। वैसे इतिहास के कुछ नोट्स अपन ने क्लास में भी पढ़ लिए थे, आपके द्वारा शायद लिखे हुए हैं। मेरे को बता देना कि कहाँ तक हैं वो। उसके बाद में जो भी नोट्स नहीं लिखवाए हैं उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो मेरे द्वारा आपको कक्ष में लिखवाए गए हैं उनका पीडीएफ लिखने की या उनके पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो नोट्स से पहले दिए गए हैं उन्हीं को आप होमवर्क के रूप में फिर से तैयार कर लेना, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। बात यहाँ केवल इसको दोबारा समझने की है, ये समझ लो आप ये रिवीजन है। बाकी आपको फरवरी में ही ये पढ़ा दिया गया था। तो शुरू करते हैं। हाँ, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका चौथा जो चरण है वह आपके सिलेबस में है। इसके प्रथम जो 3 चरण थे वो 3 चरण तो यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये तो आपने कक्षा 11 में पढ़े हैं। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल ये तो कक्षा 11 में पढ़ लिए। अब आपके सिलेबस में दिया हुआ है बेटा आधुनिक काल। कौन सा काल दिया है? आधुनिक काल। आधुनिक काल, देखिए बेटा, आधुनिक यानी वर्तमान। आधुनिक का क्या तात्पर्य है? वर्तमान। ये क्या है? इस इतिहास में आपको कौन सी चीजें पढ़ने को मिलेंगी उनका अपन देखते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो अपन यह देखते हैं कि यह जो चरण है, यह काल हिंदी साहित्य इतिहास का चौथा चरण है। तो प्रथम 3 चरण कौन से थे? पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल। उन तीनों को अलग अलग काल खंडों में बांटा गया है। देखिए बेटा, आदिकाल का जो समय था वो 1050 से 1375 ईस्वी तक था। कुछ विद्वान 1350 मानते हैं। भक्ति काल का जो समय था वो 1350 से 1650 मानते हैं। और रीति काल का जो समय है वह 1650 से 1850 ईस्वी के लगभग माना जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस काल की, इस चरण की, हिंदी साहित्य इतिहास के चौथे चरण की जो आरंभिक सीमा है उसके संबंध में कई विद्वानों के कई मत हैं। तो इस काल के आरंभिक समय के, इस काल के आरंभिक समय के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। अब 3 मत प्रचलित कौन से हैं? कौन कौन से 3 मत प्रचलित हैं? कौन कौन से मतों के आधार पर इसका समय निर्धारित किया जाता है कि इसका आधुनिक जो काल है इसकी आरंभिक सीमा यह है, यानी कहाँ तक इसको माना जाता है। तो देखिए बेटा, जो पहला मत है वो तो माना जाता है
गद्य काल के परिवर्तन यानी आधुनिक इतिहास के जो परिवर्तन हैं, या यूं कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य या गद्य के जो प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उनका जन्म वर्ष माना जाता है। तो पहला तो माना जाता है 1850 ईस्वी से आरंभ। क्यों? क्योंकि 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। तो पहला मत तो है 1850 ईस्वी से मान्य। अब 1850 ईस्वी से मान्य क्यों है बेटा? क्योंकि इस वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष 1850 ईस्वी, इसलिए विद्वान भारतेंदु जी के जन्म को आधार मान करके आधुनिक काल का आरंभिक समय निर्धारित करते हैं। दूसरा है बेटा, इस समय क्या था, हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा यूं कह सकते हैं कि ऐतिहासिक घटना घटित थी। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 ईस्वी से मान्य 1857 ईस्वी से मान्य क्या है? इस वर्ष भारत का क्या था, यानी एक ज्वाला भड़की थी अंग्रेजों के विरुद्ध। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के कारण मान्य इसको आधार माना जाता है। तीसरा है 1868 ईस्वी से आरंभ। 1868 ईस्वी से आरंभ या मान्य। देखिए बेटा, दो मत देखे हैं आपने। पहला देखा है 1850 ईस्वी, क्योंकि इस वर्ष गद्य साहित्य के प्रवर्तन कार या यूं कहें गद्य साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। दूसरा 1857 ईस्वी मान्य, क्योंकि इस समय भारत की प्रथम स्वतंत्रता की ज्वाला भड़की थी। और तीसरा है 1868 ईस्वी मान्य। क्यों? क्योंकि इस समय आकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो प्रथम पत्रिका थी, कौन सी? कवि वचन सुधा, उसका प्रकाशन वर्ष था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की सर्वप्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष होने के कारण मान्य। तीन मत बताइए बेटा। ये चीज आपको मैंने क्लास में पढ़ाई है बेटा, उसी का मैं रिवीजन करवा रहा हूं।
यहाँ आपको याद करना है, रिवीजन करना है। तो आप पूरा जब आप वीडियो ओपन करें तो आपको ये लगना चाहिए कि मेरे बोलने से पहले तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। ऐसा है कि जो चीज पढ़ाई हुई है उसको अपन दोबारा पढ़ रहे हैं तो उसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से, अपने प्रिय स्टूडेंट्स से, अपने प्रिय विद्यार्थियों से ये अपेक्षा रखता है कि मेरे बोलने से पहले मेरे विद्यार्थी जो मैं बोलूं वो बोले। तो बेटा आपका पूरा सहयोग चाहिए। जो चीज आपको पढ़ाई हुई है उस चीज में, उस पाठ्य वस्तु में, उससे विषय वस्तु में आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। अगर आप लोग मेरा सहयोग करोगे तो मनोबल बढ़ेगा, आपकी क्लास बहुत अच्छी होगी। मैं देख रहा हूं कि कल की क्लास में देखे कितने बच्चे, इस साहित्य की क्लास में कितने बच्चे चैटिंग करके, डाउट के रूप में चैटिंग के माध्यम से मेरे पास चैटिंग भेज रहे हैं, या कितने बच्चे इसमें ये चैटिंग करेंगे कि सर ये चीज़ें मुझे आ रही हैं। तो देखता हूँ मैं कल आपकी क्लास को खोल के देखूंगा कि कैसा क्या आप अपने आप को तैयार करते हैं। हाँ, अब देखिए तो क्या हुआ 1868 ईस्वी से आरंभ। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा, उसका प्रकाशन। तो 3 मत हो गए। 1850 वो तो क्यों, हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण। दूसरा 1857 क्योंकि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। और तीसरा 1868, इस समय हरिश्चंद्र जी की जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा, उसका प्रकाशन वर्ष था। तो बेटा अब देखिए कुछ लोग 1850 मानते हैं तो कुछ 1868 मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उनके अनुसार तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 1843 वर्ष माना जाता है, 1843। और कुछ लोग आधार मान रहे कवि वचन सुधा को तो 1868। कितने वर्ष का अंतर हो गया? 25 वर्ष का अंतर। ये जो 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक का समय है, यह हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अलग ही नाम से जाना जाता है। और उसे क्या कहा जाता है बताइए, बताओ क्या कहा जाता है उसे? लिखवाया हुआ है, अपनी नोटबुक खोलो, अपने नोट्स खोलो। क्लास में जो आपको नोट्स लिखवाए थे मैंने जनवरी एंड और फरवरी प्रारंभ में, वो बताइए मुझे कहां तक आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने? उस काल का नाम चलो मैं बता देता हूं। उस काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का संक्रांति काल। हिंदी साहित्य का संक्रांति काल। संक्रांति, ये हिंदी साहित्य का संक्रांति काल किसे कहते हैं? ये प्रश्न है, मोस्ट लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये समझ लो हिंदी साहित्य में कक्षा 12 के लिए ये चीज कि हिंदी साहित्य का संक्रांति काल क्या है, किसे कहते हैं, इसे क्या मतलब है। तो बेटा देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं 1843 ईस्वी से। और आपने जो अभी पढ़े ऊपर जो 3 चीजें पढ़ी हैं 50, 57 और 68, तो लास्ट आपका 68, तो 43 से लेकर के 68 के बीच का जो 25 वर्ष का संक्रांति जो समय है, इस 25 वर्ष की अवधि को विद्वानों ने एक मत अपने प्रकट नहीं किए।
इस कारण इस अवधि को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जाता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का समय भाई 1900 विक्रम संवत माना है। तो विक्रम संवत से तो ईस्वी सन 57 साल पीछे है, तो ले जाओ आप 1900 में से 57 निकाल लो तो कितने बचेंगे, 43 बचेंगे। तो आधुनिक काल का समय 1843 ईस्वी मानते हैं। और अन्य जो स्रोत हैं, अन्य उपर्युक्त 3 स्रोतों के अनुसार स्रोतों के अनुसार 1868 ईस्वी तक ले जाया जाता है। ईस्वी तक इसका काल ले जाया जाता है। तो बताइए बेटा, 43 और 68 के बीच में जो ये समय है, जिसको लेकर विद्वान एक मत नहीं है, इस समय को लेकर, इस अवधि या समय को लेकर विद्वान एक राय नहीं है। इसलिए इस 25 वर्ष के समय को, इस 25 वर्ष के समय को हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहा जाता है बेटा जी? संक्रांति काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? संक्रांति काल। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में ये 25 वर्ष का समय कहलाता है। अब यहां तक आपके ये एक प्रश्न बन रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से उतारना बेटा। आपको तो रिवीजन ही तो मारना है। अब देखिए, आपने जैसे कक्षा 11 में पढ़े थे कि आदिकाल को अलग नामों से अलग अलग विद्वानों के द्वारा पुकारा गया है, भक्ति काल को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, रीति काल को अलग अलग नामों से पुकारा है। इसी प्रकार से अपना जो ये आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल का भी नामकरण अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है। तो आधुनिक काल का नामकरण, आधुनिक काल का नामकरण, हालांकि यहां से कोई प्रश्न आपके नहीं आएगा, लेकिन आपको 1 मिनट का समय लेकर के मैं आपको ये चीज बता देता हूं। आधुनिक काल का नामकरण, आधुनिक काल का नामकरण किस विद्वान ने क्या कहा है? तो देखिए बेटा, जो मिश्र बंधु है, जो मिश्र बंधु हुए हैं, उन्होंने इसे वर्तमान काल या परिवर्तन काल कहकर पुकारा है। वर्तमान काल या
परिवर्तन का। अब सबसे बड़ी बात है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य आर.सी. शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इसे गद्य काल कहा है। इन्होंने इसे क्या कहा है? गद्य काल कहा है। और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ जो हैं, पृथ्वीनाथ कमल उर्फ कुल श्रेष्ठ, इन्होंने क्या कहा है इसे? इन्होंने कहा है साहित्यकार। इन्होंने क्या कहा है? साहित्यकार। और सभी जो विद्वान हैं, अन्य विद्वान एक राय होकर के, अन्य सभी प्रसिद्ध इतिहासकार, अन्य सभी प्रसिद्ध इतिहासकार, ये क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं आधुनिक काल। यहां से आपकी कोई प्रश्न नहीं है। ये आप 16 नंबर का मैटर पढ़ रहे हैं साहित्य में। 16 नंबर कम नहीं होते, 16 नंबर बहुत होते हैं। 16 नंबर यहां से कोई प्रश्न नहीं है। तो एक बार देख लीजिए, मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है, पृथ्वीनाथ कमल श्रेष्ठ ने साहित्य काल कहा है, और अन्य जो सभी प्रसिद्ध जो विद्वान हैं उन्होंने तो जो जिस नाम से आप पढ़ रहे हैं वो नाम है। अब देखिए बेटा, बहुत ही काम की चीज है ये जो आधुनिक काल है। इस आधुनिक काल का उपविभाजन किया गया है। आधुनिक काल का उपविभाजन किया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप पढ़ेंगे आधुनिक काल का उपविभाजन। क्या पढ़ोगे? उपविभाजन। उपविभाजन का मतलब है जैसे आधुनिक काल है, इसे कई अन्य कालों में बांटा गया है। तो देखिए बेटा, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग माना गया है, लेकिन यहां मान्य होता है डॉक्टर नगेंद्र व अन्य कुछ जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो विभाजन किया गया है वही मान्य किया जाता है। तो देखिए, इसे 6 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है पुनर्जागरण काल। पहला है साथ साथ बोलते जाओ, पुनर्जागरण काल। दूसरा है जागरण सुधार काल। दूसरा कौन सा है? जागरण सुधार काल। तीसरा है छायावाद। चौथा है प्रगतिवाद। पांचवा है प्रयोगवाद। छठवां है नई कविता युग या नवलेखन काल। अब बेटा जी देखना, इनके भी कुछ अलग अलग नाम हैं। जैसे पुनर्जागरण काल है, इस पुनर्जागरण काल का दूसरा नाम दिया गया है भारतेंदु युग। इसको दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? भारतेंदु युग। जागरण सुधार काल को किस नाम से पुकारा जाता है? द्विवेदी युग। छायावाद को किस नाम से पुकारा जाता है? प्रसाद पंत निराला युग। प्रगतिवाद को किस नाम से पुकारा जाता है?
इसे पुकारा जाता है साम्यवादी युग। किस नाम से पुकारा जाता है? साम्यवादी युग। प्रयोगवाद को किस नाम से पुकारा जाता है? तार सप्तक युग। और नवलेखन काल को किस नाम से पुकारा जाता है? नई कविता युग। नई कविता युग। ये बेटा इनके उपनाम हुए। इनके क्या हुए? उपनाम हुए। अब इनके समय के बारे में देखिए आप, इनका समय क्या है? इनके समय के बारे में आप यहां देखिए। भारतेंदु काल, भारतेंदु युग यानी पुनर्जागरण काल। अब आपने पहले पढ़ा था कि 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो इसको आधार माना जाएगा बेटा। तो इसको आधार मानते हैं तो 1850 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। विक्रम संवत नहीं है, यहाँ ईस्वी सन नहीं है, वो नहीं है, ये क्या ईस्वी सन है। फिर दूसरा जो काल है वो माना जाता है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। तीसरा जो है वो है 1920 से 1918 ईस्वी। और 1920 से इसका माना जाता है भाई 1920 तक तो रहा द्विवेदी युग, और 1920 से लेकर आगे जो इनसे कम समय था तो वो माना जाता है 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी तक छायावाद होता है। फिर 1900, ये तो और भी कम होता है प्रगतिवाद। तो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी ये किसको माना जाता है? प्रगतिवाद को। फिर प्रयोगवाद क्या माना जाता है? 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी, और फिर 53 ईस्वी से अब तक का जो काल है वो नई कविता युग के नाम से जाना जाता है। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा, इसका जो काल विभाजन किया गया है, इसका विभाजन किया गया है उसको देख लीजिए। देखिए बेटा, पहला काल है पुनर्जागरण काल। बताओ पहला कौन सा काल है? पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे आप भारतेंदु युग कहते हैं। समय है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। दूसरा है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग के नाम से, जिसका समय है 1920 ईस्वी से 1900 से 1920 ईस्वी। तीसरा है छायावाद, जिसको अपन प्रसाद पंत निराला काल भी कहते हैं, और इसका समय है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी। चौथा है प्रगतिवाद या साम्यवादी काल, साम्यवादी युग, जिसको अपन समय देते हैं 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी। पांचवा है प्रयोगवाद या तार सप्तक युग, जिसे अपन समय देते हैं 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी। और नवलेखन काल, जिसे नई कविता युग के नाम से पढ़ते हैं, उस नई कविता युग को अपन समय देते हैं 1953 ईस्वी से अब तक का जो काल है वो नई कविता युग में ही आता है। और आज के जो नए कवि लोग हैं वो इसी कालखंड को आधार मानकर अपनी कविताओं का लेखन। तो बेटा ये आधुनिक काल का सामान्य परिचय हुआ, जिसमें आप आधुनिक काल का प्रारंभिक समय पढ़ चुके हैं, इसका नामकरण पढ़ चुके हैं, इसका उप विभाजन पढ़ चुके हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ चुके हैं आप, वो है
हिंदी साहित्य का संक्रांति काल, यानी हिंदी साहित्य का संक्रांति काल क्या है, किसे कहते हैं हिंदी साहित्य का संक्रांति काल, तो वो पढ़ चुके हैं आप। तो ये हुआ आपका सामान्य परिचय। अब आप एक एक कालखंड को लेकर के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन चलेंगे पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल कहते हैं। इस युग का जो समय है, इस काल का जो समय है, वह समय है 1850 ईस्वी से शुरू होता है, जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। उसी वर्ष को, उसी समय को आधार मानकर विद्वानों ने इसको भारतेंदु युग कह दिया। और हाँ, उस महान विद्वान, यूं कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के जो गद्य के प्रवर्तक थे, या यूं कह सकते हैं आधुनिक काल के जो प्रणेता थे, आधुनिक काल का नामकरण हिंदी साहित्य के अग्रदूत जिसको अपन मान सकते हैं, हिंदी साहित्य के मसीहा जिसको अपन कह सकते हैं, कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम को आधार मानकर, उनके जीवन को आधार मानकर, उनके नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। इसलिए इसे अपन भारतेंदु युग के रूप में पढ़ रहे हैं। तो पहला कालखंड पढ़ेंगे अपन भारतेंदु युग अर्थात पुनर्जागरण काल। आधुनिक काल का जो पहला उपविभाजन पढ़ रहे हैं आप, किस नाम से पढ़ रहे हैं आप, वो नामकरण है, वो नाम है भारतेंदु युग, यानी पुनर्जागरण काल, यानी हिंदी साहित्य इतिहास में सोई हुई आत्माओं को जगाने वाला, हिंदी साहित्य इतिहास के लिए एक नया युग लेकर आने वाले जो विद्वान थे, वो थे भारतेंदु युग। जो आप पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण काल, क्या पढ़ रहे हैं, बताओ क्या नाम दूं इसे मैं दूसरा, इसे नाम दे देते हैं भारतेंदु युग। समय के बारे में आप बताइए, समय माना गया है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। हाँ, तो देखिए बेटा, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो अरुचिकर हो जाएगा। लंबी क्लास थोड़ी सी बाधित होती है, तो अपन आगे की क्लास में इसको पढ़ेंगे और भारतेंदु युग के बारे में आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद।